संस्कृत में कहा गया है, नारी अस्य समाजस्य कुशल वास्तुकारास्ति, यानी कि महिलाएं देश की शिल्पकार होती हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा पाराशर। IIMC टीवी के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है चुनाव में महिलाओं की भागीदारी। भारत ऐसा देश है जहां महिला मतदाताओं की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन लोकतंत्र निर्माण की प्रक्रिया यानी कि चुनाव में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, यह हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। तो आइए जानते हैं चुनावों में महिलाओं की भूमिका कितनी अहम है और आजादी से अब तक इसमें कितना परिवर्तन आया है। 1947 में आज़ाद होने के बाद भारत दुनिया के उन शुरुआती देशों में शामिल था जिसने एक साथ अपने सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार दिया। इनमें समाज के बाकी कमज़ोर वर्गों के साथ साथ आबादी का आधा हिस्सा यानी महिलाएं भी शामिल थीं। जहां एक और खुद को सभ्य कहने वाले पश्चिमी जगत के विकसित देशों में भी महिलाओं को यह अधिकार लेने के लिए जमकर संघर्ष करना पड़ा, वहीं हमारे देश को आज़ादी दिलाने वाले नेताओं ने महिलाओं को यह अधिकार देने में कोई आनाकानी नहीं की। अमेरिका में संविधान बनने के बाद महिलाओं को यह अधिकार लेने में 130 वर्ष से ज़्यादा का समय लगा। स्विट्ज़रलैंड जैसे विकसित देश में महिलाओं को मतदान का अधिकार साल 1971 में मिला और बाकी पश्चिमी देशों में भी यह अधिकार हासिल करने में महिलाओं को दशकों लगे। एक और जहां हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का यह निर्णय किसी इनकलाब से कम नहीं था, वहीं दूसरी ओर यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि हमारे देश की महिलाएं असल में इस ताकत का कितना उपयोग कर पाई हैं। 1962 के लोकसभा चुनाव में पुरुषों और महिलाओं के मतदान प्रतिशत में 16% से भी ज़्यादा का अंतर था। जहां एक और करीब 63% पुरुष वोटर्स अपने मतदान का उपयोग कर रहे थे, वहीं महिलाओं के लिए यह आंकड़ा 46% था। यानी साल 1962 में जहां एक और करीब 2/3 पुरुष वोटर्स मतदान कर रहे थे, वहीं आधे से भी अधिक महिलाएं अपना वोट नहीं डाल रही थी। समान अधिकार की स्थिति में ऐसे हालात को संतोषजनक नहीं कहा जाएगा, लेकिन जैसे जैसे देश में शिक्षा का प्रसार हुआ और महिलाओं के अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ी, वैसे वैसे इस स्थिति में बदलाव आता गया और महिलाएं अपने मताधिकार का और अधिक उपयोग करने लगी। यह अंतर धीरे धीरे कम होता गया और करीब 3.5 दशक बाद 13वीं लोकसभा के लिए 1999 में हुए चुनावों में यह 16% से घटकर आधा यानी करीब 8% रह गया, लेकिन तब भी यह एक बड़ा अंतर था। इसमें समय के साथ और सुधार आना लाजमी ही था और ऐसा ही हुआ भी। 2009 के लोकसभा चुनावों के बाद जब 2014 में चुनाव हुए तो महिलाओं का मतदान प्रतिशत करीब 10% की लंबी छलांग लगाकर 65% तक पहुंच गया। वहीं इसी साल पुरुषों के लिए यह आंकड़ा 67% के करीब था और अब 1962 का 16% का अंतर कम होकर 1.5% से भी नीचे आ गया था। हमारे हाथ में ताकत आई है। हम महिलाएं किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं, किसी को भी हटा सकते हैं। अगर वोट देने के हमारे हाथ में हक नहीं होता तो हमारे लिए योजना कौन बनाता। अब सरकारें भी महिला मतदाताओं को और अधिक महत्व देने लगी थी। वो उनकी वोट की ताकत को समझती थी और महिलाओं को केंद्र में रखकर तरह तरह की योजनाएं ला रही थी ताकि महिला वोटर्स को अपने लिए वोट करने के लिए प्रेरित किया जा सके। फिर 17वीं लोकसभा के लिए 2019 के चुनावों में कुछ ऐसा हुआ जो 15 साल पहले तक भी केवल एक सपना था। आज़ादी के बाद इतिहास में पहली बार महिलाओं ने पुरुषों से अधिक मतदान किया। 2019 में पुरुषों के 67.01% वोटिंग के मुकाबले महिलाओं ने 67.18% वोट किया। इस तरह महिलाएं वोट डालने के मामले में पुरुषों से भी आगे निकल गई और उन्होंने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के पुरुषों के साथ ही महिलाओं को भी मताधिकार देने के फैसले को सही साबित कर दिया।
साथ ही महिलाओं ने यह भी शंखनाद कर दिया कि अब पार्टियां बिना महिलाओं और उनके मुद्दों की बात किए चुनाव जीतकर सत्ता में नहीं आ सकती। जैसे जैसे महिलाओं की मतदान में भागीदारी और लोकतांत्रिक पदों पर प्रतिनिधित्व बढ़ा है, वैसे वैसे महिलाओं पर आधारित योजनाओं में भी इजाफा हुआ है। लेकिन जानते हैं कि महिलाओं की हर क्षेत्र में बढ़ती भागीदारी कैसे देश में नीति निर्माण को प्रभावित कर रही है। केंद्र के साथ साथ विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव में महिलाओं का प्रभाव है। इसलिए किसी राज्य में लड़कियों को पढ़ाई के लिए लैपटॉप देने की योजना है तो कहीं स्कूटी देने की। अभी हाल ही में यूपी में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव की बात करें, बीजेपी ने महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया तो वहीं कांग्रेस ने लड़की हूं लड़ सकती हूं नाम से अभियान चलाया। कहीं मुद्दा महिला सुरक्षा का है तो कहीं महिलाओं की सुविधा का, लेकिन ये तय है अब वर्तमान सत्ता की बागडोर महिलाओं के हाथ में है। हर कॉलेज जाने वाली मेधावी बेटी को फ्री में स्कूटी उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। कन्या सुमंगला योजना में बेटी को जो 15,000 रुपए मिल रहे हैं, इसकी राशि को 25,000 करेंगे। और सामूहिक विवाह की योजना में गरीब कन्या की बेटी के लिए मुख्यमंत्री की ओर से कन्यादान के रूप में 1 लाख रुपया दिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पे महिलाओं के लिए योजनाएं ला रही हैं। बात करें प्रधानमंत्री मोदी के पिछले कार्यकाल की, जहां पर महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई गई, जिसमें उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं। उज्ज्वला जैसी योजनाओं ने महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाई तो शौचालय निर्माण ने महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। महिलाओं के लिए चलाई जाने वाली कौशल विकास योजनाओं ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की। इन सभी योजनाओं का 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुत गहरा प्रभाव देखने को मिला और महिलाओं ने इतिहास में पहली बार पुरुषों से ज्यादा वोटिंग करने का रिकॉर्ड कायम किया। यह प्रभाव देखते हुए मोदी सरकार ने भारी विरोध के बावजूद महिलाओं के लिए 3 तलाक कानून को पारित किया। इसके बाद महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन देने जैसे साहसिक निर्णय लिए गए। अब देश में योजना निर्माण के पहले महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पहले हाशिए पर रहने वाली महिलाएं अब नीति निर्माण में केंद्र बिंदु होती हैं। सत्ता हो या फिर विपक्ष, लगभग हर राजनीतिक दल महिला वोटरों को रिझाने के लिए तरह तरह की स्कीम्स जारी करते हैं। हालांकि इनके तौर तरीके स्थानीय जरूरतों के हिसाब से बदलते रहते हैं। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को अक्सर सिर्फ मतदान से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन भारत में क्या है इसके वास्तविक मायने, आइए जानते हैं। जब हम महिलाओं की राजनीतिक या चुनावी भागीदारी की बात करते हैं तो इसका मतलब मतदान में भागीदारी से है। हालांकि इसका दायरा केवल यहीं तक सीमित नहीं है। मतदान में आगे होने के साथ साथ ही देश की राजनीति में भी महिलाओं का अच्छा खासा रुतबा बढ़ा है। देश की कई प्रमुख राजनीतिक पार्टियों की कर्ता धर्ता महिलाएं ही हैं, चाहे वो कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी हों या टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी। इसके अलावा बसपा की अध्यक्ष मायावती की भी गिनती दिग्गज महिला राजनेताओं के तौर पर होता है। देश में राजनीति के नए आयाम बन रहे हैं, जिसमें महिलाओं को समान रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है, फिर चाहे वो पंचायत स्तर पर ही क्यों न हो। आजकल ज़्यादातर महिलाएं पंचायत चुनाव जीतकर सरपंच बन रही हैं और उन्नति के नए दरवाजे खोल रही हैं। दरअसल महिलाओं को 73वें और 74वें संशोधन के तहत पंचायतों और नगर पालिकाओं के स्थानीय निकायों में सीटों में आरक्षण प्रदान किया गया है, जिससे उनकी राजनीतिक भागीदारी को एक मजबूत आधार मिल सके। हालांकि भले ही भारतीय राजनीति में महिलाओं की सहभागिता में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन तुलनात्मक रूप से देखें तो स्थिति अब भी संतोषजनक नहीं है। अब बात करते हैं देश की संसद में महिलाओं की स्थिति पर। वर्तमान में लोकसभा की 541 संसदों में महिलाओं की संख्या मात्र 81 है। वहीं राज्यसभा में 237 सांसद में केवल 29 महिला सदस्य हैं। दोनों सदनों में महिला प्रतिनिधि के तौर पर कुल 103 महिला सदस्य हैं। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की रिपोर्ट के मुताबिक संसद में महिलाओं की भूमिका में भारत का 148वां स्थान है। राज्यों में भी अहम पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व पुरुषों के मुकाबले काफ़ी कम है।
28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों वाले देश में वर्तमान में केवल एक राज्य में महिला मुख्यमंत्री हैं। इतिहास पर नजर डालें तो 1963 में सुचित्रा कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री बनने के गौरव से अब तक देश में कुल 16 महिलाएं ही मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाई हैं। चुनाव में महिलाओं की भागीदारी पर देखिए डॉक्टर मीता उज्जैन के साथ हमारे संवाददाता पूजा की ये खास चर्चा। पंचायत स्तर पे महिलाओं को सरपंच के चुनाव के लिए खड़ा किया जाता है और वो सरपंच चुनी भी जाती है, लेकिन उनकी जगह उनके पति या परिवार के पुरुष सदस्य काम करते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि महिलाएं आगे आके काम नहीं कर पाती हैं? देखिए, ये पंचायत का जो आप सरपंच बनने की बात कहते हैं, ये तो मैंने कहा ना कि पहले भी मैं ये बता दूं कि ये पैट्रियार्की का ही हिस्सा है, जहाँ पे पुरुषवादी सोच, पुरुष प्रधान जो सोच है उसको सबसे ज्यादा उसको ज्यादा जोर मिलता है। होता ये है कि जब भी ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी हम महिलाओं को किसी घर के बाहर हम नहीं, आज तक हमारी कल्पना नहीं है। पढ़ने जाए, अफसर जरूर बन जाए, आईएएस बन जाए, हमारी तमन्ना यही रहती है, इससे ज्यादा नहीं रहती है। जब वो सरपंच बनती हैं तो एक पावर उनके अंदर आता है, पर वो पावर एक्सरसाइज वो नहीं करते, उनके हस्बैंड करते हैं। उसका कारण है लो लिटरेसी रेट, पहली बात। तो जिस परिवेश है वहां पे बहुत शिक्षा का उस तरह से आदान प्रदान नहीं है। शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने तक ही है, अगर ज्यादा आप अगर लकी हैं तो, लेकिन वैचारिक रूप से या बौद्धिक रूप से उस शिक्षा का आपके बौद्धिक विकास में कोई योगदान नहीं है। पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के अधिकारों को हमेशा से हाशिए पे रखा गया और ये स्थिति भारत जैसे देश नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका जैसे विकसित महाद्वीपों के देशों में बहुत बदतर थी। इन देशों में महिलाओं को मतदान के अधिकार के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन भारत में देश की स्वतंत्रता के साथ ही महिलाओं को पुरुषों के समान मताधिकार दिया गया। एक और जहां भारत में महिलाओं का मत सत्ता निर्माण में अहम भूमिका निभाता है, तो वहीं दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जहां केवल पुरुषों को ही सरकार चुनने का अधिकार है। हैरानी की बात तो ये है कि इस सूची में कुछ विकसित देश भी शामिल हैं और कुछ देश ऐसे भी हैं जहां कहने को तो महिलाओं को सारे अधिकार दिए गए हैं, लेकिन मतदान के लिए आज भी उन्हें कई तरह की मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। बात चुनाव में प्रत्याशी बनने की हो या फिर चुनने की, महिलाओं को हर स्तर पर संघर्ष करना पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब की। यहाँ कहने को तो 2015 से महिलाओं को मताधिकार दिया गया, लेकिन हर काम की तरह यहाँ मतदान से पहले भी पुरुषों की अनुमति लेना ज़रूरी होता है। यानी यहाँ मतदान का अधिकार तो है, लेकिन मत की स्वतंत्रता नहीं है। अब बात अफ़गानिस्तान की। यहाँ चुनाव में महिलाओं का विरोध किया जाता है, उन्हें हिंसा और बहिष्कार तक का सामना करना पड़ता है। हालांकि 2014 में तालिबान की धमकियों के बावजूद महिलाएं रिकॉर्ड तोड़ संख्या में मतदान करने निकली थीं। पड़ोसी देश पाकिस्तान में महिलाओं और पुरुषों के लिए पृथक मतदान केंद्र होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी चुनाव के समय कई बार महिलाओं को पुरुषों के निर्देशों के अनुसार चलना होता है और कई बार रूढ़िवादी पुरुषों द्वारा हिंसा का शिकार होना पड़ता है। पितृसत्तात्मक समाज मतदान के लिए आज भी एक बड़ी बाधा है। ये अक्सर उन देशों में होता है जहां शरिया कानून का पालन कराया जाता है, जैसे लीबिया, जॉर्डन, कुवैत और लेबनान जैसे देश, जहां महिलाओं को उनके घर के पुरुषों द्वारा मतदान से रोक दिया जाता है। युगांडा, केन्या, ओमान, कतर, नाइजीरिया, जंजीबार और मिस्र जैसे देशों में भी स्थिति बेहद ख़राब है। में हालात बदतर हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी दुनिया में ऐसी स्थिति है। कई देश ऐसे भी हैं जहां महिलाएं ही नेतृत्व कर रही हैं और न सिर्फ देश चला रही हैं बल्कि विकास के नए पैमाने गढ़ रही हैं। तो हमें एक और जहां हमारे देश में महिलाओं की मतदान में भागीदारी की सराहना करनी चाहिए, तो वहीं दूसरी ओर लोकतांत्रिक पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर भी जोर देना चाहिए। कैमरा पर्सन पूजा के साथ प्रतीक्षा पाराशर, IIMC न्यूज़।
तो इस तरह आज हमने जाना कि चुनाव के पूरे परिदृश्य में महिलाओं की क्या भूमिका रहती है, किस तरह महिलाएं मतदान करने के मामले में पुरुषों को पीछे छोड़ चुकी हैं, लेकिन तब भी सत्ता में उनकी भागीदारी बेहद कम है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि महिलाओं की चुनाव में भागीदारी को लेकर क्या बदलाव आएंगे। इसी तरह के दिलचस्प विषयों पर प्रोग्राम देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।